प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी मित्र ने कहा कि ये इसके साथ कैसे डील करें? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जब हम बोलते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे। अब कोई काम है, अ, मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट लिखनी है ऑफ़िस की, अब बोरिंग लग रहा है या कोई भी काम है जो करना तो है, ज़रूरी भी है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो आप उसको पोस्टपोन करते जा रहे हो, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। वो एक पुरानी फ़िल्म थी ना, तो ये कबीरदास जी का एक दोहा है ना, काल करे सो आज करे सो अब। तो एक पता नहीं कौन-सी फ़िल्म थी, उसमें एक होता है, कॉमेडियन वो कहता है भई, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जीना है बरसों। तो ये ये आलसी लोगों की का दोहा है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, अभी नहीं बाद में, थोड़ी देर बाद करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। ये टेकन फॉर ग्रांटेड, तू क्यों सोच रहा है कि अभी ज़िंदगी तेरी बहुत ज़्यादा है? अगर अभी मौत आ जाए कुछ ही समय बाद तब कब करेगा? वो तो शायद साधना की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये हर जगह लागू होता है। अगर हम कोई भी काम है, कितना भी अनप्लेज़ेंट है, ठान लें कि यार ये तो फिर बार-बार खटकता रहेगा, पहले इसी को कर लें। तो मतलब मैंने इस चीज़ को इस तरीके से, क्योंकि ये हर इंसान का होता है ना, हम प्लेज़र चाहते हैं, तो जो अनप्लेज़ेंट है, उसको नहीं करना चाहते। तो मुझे तो जब से फिर ये होश आया कि यार करना तो है, मैंने ही करना है। तो जो अनप्लेज़ेंट है उसको अगर पहले कर लो, तो उससे शक्ति मिलती है। अब ये फिर मैंने खाने-पीने में भी लागू किया, क्योंकि बीमार था, तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी। तो वहाँ से फिर ये, अब दवाई ज़रूरी थोड़ी कि उसका टेस्ट अच्छा हो। कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो तो ज़रा ठीक भी हो सकती हैं। मैंने तो एलोपैथिक ली बहुत सारी, बहुत दुर्गंध, पूरे कमरे में मुझे गंदी गंध लगे, पर अब खानी है। तो ख़ैर जब मैं ठीक हो गया, तो जो यही वाला सिद्धांत है कि भई जो ज़रूरी है वो तो करना ही है। तो खाने-पीने में भी कोई चीज़ है, मान लीजिए करेले की सब्ज़ी है, और मुझे वैद्य जी ने बोला, "भई वो तेरे लिए बहुत अच्छी है करेले की सब्ज़ी, ज़रूर खाना, अच्छी लगे ना लगे।" तो उसको मैं पहले खाता हूँ। जो ये है कि भई शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए खाना है, मन को अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले भई इसी को कर लो। उसी तरह काम भी है, जो अनप्लेज़ेंट काम है, उसको पहले करना है। उसको पहले करने से फिर क्या होगा, अब जो दूसरे काम हैं, वो अनप्लेज़ेंट नहीं हैं। तो कोई रिपोर्ट आपको लिखनी है कि यार इसको, तो उसमें चाबी ये है कि थोड़ा-सा कर लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो कि हर घर में होता होगा। मान लीजिए बर्तन हैं बहुत सारे और आप ही को धोने हैं। अब बहुत सारे हैं, आपने 2-3 बार सोचा कि भई धो दूँ, और इतने सारे हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही, यार इतने सारे बर्तन आराम से धोने पड़ेंगे ज़रा, जब टाइम ज़्यादा होगा। ये कहने की बजाय आप अपने आप को पूछो कि 10 मिनट है मेरे पास? कि हाँ, 10 मिनट तो हैं। तो ऐसा करते हैं, 2-4 कटोरियाँ धो देता हूँ। अब आपने 10 मिनट में 2-4 कटोरियाँ धो दी, और बहुत बार फिर ऐसा होगा कि यार वैसे तो थोड़ा टाइम और भी है मेरे पास, अभी कोई इतना अर्जेंट काम तो है नहीं, थोड़ा और धो देते हैं। मेरे साथ ऐसा अनुभव, मैं अपने अनुभव इसलिए बताता हूँ कि एक तो वही है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, क्योंकि मैं गुज़रा उससे। तो अ, उससे ज़्यादा तब मैं बोल पाता हूँ कि भई कैसा महसूस होता होगा। एक बार मैं एक आश्रम में था, 7 महीना रहा मैं वहाँ। कमाल का आश्रम था, कोई कंडीशन नहीं कि कुछ काम करो। वो खाने के टाइम थे कि भई ये इस समय भोजन है,
और काम क्या करना है यहाँ कि कुछ नहीं। उन्होंने जगह दे दी रहने की तो कोई शर्त नहीं। तो मैंने तो बोला भी नहीं। मैं वहाँ गया था 3 दिन के लिए, एक दोस्त ले गया था दिखाने के लिए। तो तीसरे दिन जब हम वापस जा रहे थे तो वहाँ एक पुराने सन्यासी आए। मुझे कहने लगे कि स्वामी जी, पता नहीं क्यों कहने लगे स्वामी जी। तो स्वामी जी कि आप यहाँ रहना चाहें तो साधना वगैरह करनी हो तो एक कुटिया आपको दे सकते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कमाल की जगह थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भई कि मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ। तो दोस्त ने बोला ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा तो रह ले। तो मैंने सोचा था 1 महीना करीब रह लेता हूँ। मैं 7 महीना रहा वहाँ। तो कोई कंडीशन नहीं वहाँ कि तुम कुछ करो। एक दिन क्या हुआ, लंच होता था 1 बजे के आस-पास और उस दिन पता नहीं किस कारण से मैं करीब साढ़े 3 बजे होंगे, मैं पीछे की साइड जहाँ खाना बनता था, पीछे एक कमरा था बहुत बड़ा, जिसमें बर्तन ही बर्तन धोने का काम होता था। तो सारे जूठे बर्तन वहाँ रख दिए जाते थे और करीब 60-70 लोगों का खाना बनता था, तो वहाँ वो बड़े-बड़े डेग बड़े-बड़े बर्तन भी होते थे, बहुत बड़े। वहाँ मैंने देखा उस दिन अनयूजुअल था, पता नहीं कोई मेला था आस-पास क्या था, सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए और किसी ने वो बर्तन ही नहीं धोए। वहाँ बारी नहीं लगती थी कि बर्तन धोने की किसकी ड्यूटी है। रोज़ धुल जाते थे, मतलब जो भी लोग जिनके भी पास टाइम है वो चले जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बर्तन ऐसे ही रह गए। मैंने देखा एकदम अचानक ख़्याल आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पर वो इतने ज़्यादा बर्तन थे, बहुत बड़ा कमरा भरा हुआ था। मैंने कहा ना, ये फिर मैंने कहा इसमें से थोड़ा बहुत मैंने कहा थोड़ा बहुत करके फ़ायदा क्या है? या तो मेरे साथ 2-3 और लोग होते, सारा ही साफ़ करते तब तो बात थी। तो मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार तू थोड़ा तो कर सकता है, फिर अंदर चला गया। अच्छा तो मैंने कहा ठीक, तो मैंने ढूँढा इनमें से मैं क्या कर सकता हूँ, तो छोटे-मोटे बर्तन कोई गिलास और थालियाँ, कटोरियाँ मैंने कहा अच्छा थोड़े से ये कर लेता हूँ। तो मैंने वो साफ़ करने शुरू किए, करीब 20 मिनट हो गए होंगे। 20-25 मिनट तक मेरे ख़्याल से लगभग सारी थालियाँ और कटोरियाँ और गिलास ये तो मैंने कर दी। स्पीड तो मेरी अच्छी थी। तो ये करने के बाद अच्छा मैंने कहा एक बर्तन और बड़ा मैं कर लेता हूँ, तो सबसे बड़ा बर्तन मैंने पकड़ा और उसको माँजने लगा और वो भी मैंने धो दिया। तो थोड़ा टाइम लगा, फिर मैंने कहा अब काफ़ी हो गया। अच्छा मैंने कहा एक और मुझे विश्वास नहीं आया कि मैंने साढ़े 4 घंटे तक वही काम किया। कब इतना समय चला गया साढ़े 4 घंटे मुझे पता नहीं चला। ऐसे एक-एक बर्तन करके, एक-एक करके कई बार मैंने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया, फॉलो करेंगे। फिर मुझे ख़्याल आया कि आज शायद नहीं करेंगे क्योंकि रात को नहीं होता था वहाँ खाना, तो वो लंच हो चुका था। मैंने कहा अब तो शायद कोई नहीं करेगा साफ़, फिर कल सुबह जब नाश्ता बनेगा तो उस समय लोग आएँगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो 1-2 और, 1-2 और। साढ़े 4 घंटे में वो सब साफ़ हो गए। उस दिन जो मुझे एनर्जी मिली, उसके बाद कि यार मैंने इतने सारे बर्तन धो दिए, एक प्रकार का विक्ट्री का सेंस। तो ये मेरे ख़्याल से चाबी है कि जो अनप्लेज़ेंट है, जो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा-सा अभी कर लो। वैसे मैं देख रहा था कि इसका कोई बायोलॉजिकल कारण होगा क्या? ये आम इंसान की टेंडेंसी है कि भई जो प्लेज़ेंट है वो तो हम कर लेते हैं, जिसमें अच्छा लगता है। तो कि ये बायोलॉजिकल है, ये हर जानवर करता है। अ, उसको अच्छा लगे तो अब आप देखो कि बिल्ली अगर बिल्ली आपके घर में आप कोई पालतू बिल्ली हो, सबसे आरामदायक जो जगह होगी वो वहाँ चली जाएगी सोने के लिए।
बिस्तर नहीं है तो तब कहीं भी सो लेगी, लेकिन अगर उसको आप छोड़ दें, तो वो आपके बिस्तर में देखेगी सबसे बढ़िया जगह। अगर सर्दियों का टाइम है तो सबसे मुलायम, गुदगुदा, गर्म जगह कौन-सी है। ऐसा ही हमारा मन भी करता है, जो अच्छा है, उससे कि थोड़ा-सा डोपामाइन मिलता है, तो हम वही-वही करना चाहते हैं। तो जो कि हमारा ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो बाद में बना जो दिमाग, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, वो कि जानवरों में नहीं होता। तो ये दिमाग कहता है कि नहीं यार, ये हमें एहसास कराता है कि नहीं तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे ना लगे। लेकिन जो हमारा जो पीछे वाला दिमाग है, जो जानवर वाला दिमाग है, वो बस वही है कि प्लेज़र है तो ठीक है, पेनफुल है तो उससे दूर भागो। तो ये लड़ाई चलती रहती है हमारे जानवर वाले दिमाग में और हमारे इंसान वाले दिमाग में। अब कौन जीतेगा, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, मतलब आज का काम कल पे छोड़ने वाली जो बात है, अगर आप ये ठान लें कि अनप्लेज़ेंट क्या है, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, उन्हीं को करना है। एक संत थे गुरजेफ, शायद आपने नाम सुना हो। तो गुरजेफ जी की एक साधना यही थी। वो साधकों से पता करते थे कि किसको क्या अच्छा नहीं लगता और उसको वही काम देते थे। और उसको कहते थे इसको साधना बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते, तो गुरजेफ के साथ में होता तो वो मुझे यही देते, भाई तुझे बर्तन ही साफ करने हैं अभी कुछ टाइम और उसको साधना बनाना है। मतलब बर्तन धोते समय अ, आपको अपने शरीर का भी बोध है और साँस तो बोलते नहीं थे, पर शरीर का बोध है, इतना ही काफ़ी है। और मन में इधर-उधर की बात ज़्यादा नहीं सोचना। तो ये आप भी कर सकते हैं अपने साथ। जो अनप्लेज़ेंट है उसी को पहले करना है और माइंडफुली करना है। ये कैसे होगा? शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति आएगी माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस कह लो मेडिटेशन कह लो। मतलब शरीर को महसूस कर लो। कुछ लोगों को साँस ज़्यादा हेल्प करती है आपको देखना पड़ेगा। या तो साँस को महसूस करते हुए या तो शरीर को। लेकिन शरीर मेरे ख़्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, वो केवल यही-यही नहीं है कि ये जो बायो इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड है, वो सारा फैला है पूरे शरीर में। हमारा जो जिसको अनकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं साइकोलॉजी में, वो कहाँ है? तो अभी कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो सारे शरीर में, हर कोशिका में। तो जब-जब आपको शरीर महसूस होता है अपना, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। शरीर को आप ज़िंदा करना शुरू कर रहे हो और शरीर में फैला है अनकॉन्शियस ब्रेन। तो अनकॉन्शियस ब्रेन आपका अब सपोर्ट करने लग गया आपको, जब-जब शरीर महसूस होता है। तो ऐसा अगर हम करें माइंडफुली, बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते, आप बोलो कि भई मैं ऐसा करता हूँ 4 कटोरियाँ माइंडफुली धो देता हूँ। आपने 1 कटोरी उठाई और उसको धोना शुरू किया माइंडफुली। आपको साँस का पता है या तो शरीर का पता है और धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपकी शक्ति बढ़ रही है। अब आप और भी कुछ कर सकते हो। कोई रिपोर्ट है, डेडलाइन है कि भई उसको कल तक जमा करना है और आपको 8-10 पेज लिखने हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप बोलो थोड़ा शुरू कर देता हूँ, माइंडफुली। तो पहले कुछ साँसें महसूस कर लो, 10 साँसें महसूस कर लो, फिर आप थोड़ा-सा वो टाइप करना शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर ब्रेक ले लो, फिर 10 साँसें महसूस करो, शरीर को महसूस करो, फिर आगे बढ़ो और बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही सिटिंग में आपने पूरी रिपोर्ट खत्म कर दी। तो चाबी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। अलग से भी कीजिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन माइंडफुलनेस मतलब कुछ भी करते हुए, कुछ भी काम करते हुए शरीर को महसूस करना शुरू कर दीजिए। शरीर को या साँस को या दोनों को, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर। और हर जगह आप बस में बैठे हैं, आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, कोई अ, ऐसा चैलेंजिंग काम है जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय नहीं।
ड्राइविंग में तो पूरा ध्यान वहीं देना पड़ेगा ना। पर जो और काम हैं जैसे कि आप बस में बैठे हैं या ड्राइव कोई दूसरा कर रहा है, आप बैठे हैं, तो उस समय आप अभ्यास कर सकते हैं मेडिटेशन का। और कुछ भी काम करते हुए माइंडफुलनेस, आपको शरीर का, साँस का पता है, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। जो काम अनप्लेज़ेंट है, वो पहले करना है, उससे काम भी हो जाएगा और आपकी शक्ति भी बढ़ेगी।